एक फॉर्मूला आपको याद होगा, कुछ याद आया? राजा, एम्परर वही अच्छा हो सकता है जो अर्थव्यवस्था यानी इकोनॉमी के लिए कुछ करे या प्रशासन यानी एम्पायर के लिए कुछ करे। इसने अर्थव्यवस्था के लिए किया कि नहीं? प्रशासन के लिए किया कि नहीं? धर्म को प्रशासन से अलग किया, नीतियां लागू की, प्रजा भी खुश, लोग भी खुश, इसके जितने सैनिक थे वो भी खुश, और जो इसके मंत्रिमंडल के लोग थे, जो नोबल्स, वो भी काफी खुश थे। इसीलिए वन ऑफ द सक्सेसफुल किंग्स ऑफ दिल्ली सल्तनत इसको देखा जाता है। ठीक है, अब इसकी इंपीरियलिज्म की जो पॉलिसी है उसके बारे में बात करते हैं। इसने कहां कहां अटैक किया? सबसे पहले शरबती गेहूं का नाम सुना है? सबसे ज्यादा कहां पाया जाता है? मालवा। भोपाल के निकट सीहोर का जो एरिया है, इंदौर सीहोर का, वहां पे सबसे ज्यादा शरबती गेहूं पाया जाता है। तो यहाँ पे फसल काफी अच्छी थी। उस समय के गुजरात को आज के गुजरात से कंपेयर मत करो। करण बघेला का राज्य काफी अंदर तक एमपी में भी आया करता था। ठीक है, इसलिए उसने ये चीज सोची कि भाई अगर मार्केट हम चला रहे हैं तो प्रोक्योरमेंट कर रहे हैं, जमीनें हमें लेनी पड़ेंगी, जितनी ज्यादा जमीन उतना अच्छा। तो अटैक कर करके ये सारी जमीनें जीतना शुरू कर दो। तो ये जो पूरा पूरा उपजाऊ क्षेत्र था गुजरात का, इधर एमपी का, वो पूरा पूरा किसके अधीन हो गया? वह अलाउद्दीन खिलजी के। ठीक है, ये जब राजपूताना पर आक्रमण करता है तो इसके पीछे देखो कई सारी कहानियां हैं। सबसे पहले ये समझते हैं कि ये रणथंभौर पे इसने आक्रमण किया क्यों। रणथंभौर का अटैक कब हुआ था? 1299 से लेकर के 1301 में। 2 साल तक लगातार करीब करीब युद्ध चला था, क्योंकि इनकी नीतियां हुआ करती थी। रणथंभौर का किला तो काफी ऊंचाई पे है, तो वो तो आप आसानी से जीत नहीं सकते। तो इनकी ये नीति हुआ करती थी कि चारों तरफ से घेर लो और इनकी सप्लाई काट दो। जब खाना ही नहीं जाएगा तो सामने वाला सरेंडर करेगा कि नहीं। टर्किश वॉरफेयर कुछ इस तरह से हुआ करता था, और इसने भी उसी चीज को अप्लाई किया चित्तौड़गढ़ में भी और रणथंभौर में भी। प्लस रणथंभौर में रणमल का नाम सुना होगा, जिसकी साजिश की वजह से वो हारे थे, राजा हमीर देव। ठीक है, रणथंभौर में अटैक हुआ क्यों? रणथंभौर आपका इस क्षेत्र में पड़ेगा, यहां पर चित्तौड़गढ़ इधर कहीं राजस्थान में, और मालवा का ये पूरा पूरा एरिया। ठीक है, अब रणथंभौर पे अटैक इसलिए हुआ क्योंकि इस्लाम में खुम्स का एक नियम होता है। खुम्स का नियम क्या है? जब कभी भी राजा कहीं से कुछ भी जीत के आता है, कभी भी सोल्जर्स ही जीतेंगे, क्षेत्र वही जीतेंगे, लूट का 1/5 भाग जो होगा वॉर बूटी, ठीक है, ये जाएगा किंग को, राजा को। 4/5 वेंट टू द सोल्जर्स, सैनिकों को। अब ये चीज सोचो, इसको पैसे की जरूरत है कि नहीं? क्यों जरूरत है? सेना बनानी है। सेना क्यों बनानी है? एम्पायर बढ़ाना है। क्यों बढ़ाना है? सिकंदर है सानी बनना है, सेकंड अलेक्जेंडर। ठीक है, तो क्या ये नियम इसके लिए अनुकूल था? वॉज इट फेवरेबल फॉर हिम? तो इसने क्या किया? इसको पलट दिया, बोला नहीं, मैं 4/5 लूंगा और जो सोल्जर्स हैं वो 1/5 रखेंगे। तो क्या सोल्जर्स को ये पसंद आएगा? जहां उनको 500 रुपए मिला करता था, 100 रुपए में काम चलाना पड़ेगा। तो पलट गई चीजें। अब खर्चा तो होता ही है। तो कुछ लोग इससे नाराज हो गए, कुछ सेनापति इससे नाराज हो गए और उन्होंने विद्रोह करना शुरू किया। जब विद्रोह किया सेनापतियों ने खुम्स के नियम को लेकर के, तो अलाउद्दीन खिलजी ने उन्हें भगा दिया अपने राज्य से। वो जाकर के शरण ले लिए हमीर देव के यहाँ, रणथंभौर के किले में। दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है कि नहीं? वही चीज। तो यहाँ के कुछ सेनापति आ गए रणथंभौर में, हमीर देव के पास शरण ले ली कि भाई हमें बचाइए, और सारी के सारे राज जो थे वो इसको बताने लगे। ठीक है, प्लस रणमल ये मिल गया जिसने हमीर देव के खिलाफ षड्यंत्र करा था, और इसी की वजह से हमीर देव मारे गए थे 1301 में। ठीक है, एक पहले हमने उदाहरण देखा हुआ है
कि किसी ने शरण नहीं दी थी, इस वजह से उसका राज्य बच गया था। कौन था? इल्तुतमिश ने नहीं दी थी। किसको? जलालुद्दीन मलगमरानी को। बचा किसके आक्रमण से? चंगेज खान की। हमने देखा था इसने शरण दे दी तो क्या ये बचेगा? अटैक हुआ 1299 से 1301 में, और 1301 में ये मार दिए गए। ये चीज समझ में आई रणथंभौर में क्यों अटैक हुआ? ठीक। चित्तौड़गढ़ पे क्यों अटैक हुआ? ये तो मालवा वाला तो थोड़ा सा रिसोर्स का था, खनिज पदार्थ भी अच्छे मिलते हैं, कृषि भी अच्छी थी, ठीक है, इसलिए चित्तौड़गढ़ पे क्यों अटैक हुआ? अब इसके पीछे बहुत सारी कहानियां हैं। कई सारी लोगों ने, उस समय के जो कंटेम्प्रेरी हिस्टोरियंस हुआ करते थे, समकालीन इतिहासकार, उन्होंने अलग अलग प्रसंगों में इस चीज का वर्णन किया है। अमीर खुसरो तो है ही अभी भी, कहा 7 सुल्तानों के अधीन थे। कब से कब तक? बलबन से मोहम्मद बिन तुगलक तक। अमीर खुसरो, उन्होंने भी अपनी किताब में लिखा, ठीक है, उन्होंने भी इनका वर्णन किया था, जो मैंने आपको एग्जांपल दिया था अभी, जो सुलेमान और शैबा के बीच की जो कहानी थी, वो उन्होंने, अमीर खुसरो ने अपनी बुक में लिखा हुआ है, और उसी में ही उन्होंने अलाउद्दीन खिलजी के बारे में भी लिखा और पद्मावती के साथ रिलेशंस के बारे में भी लिखा, ठीक है। पद्मावती की अगर हम बात करें तो उनके ऊपर भी राजस्थानी इतिहासकारों ने अलग अलग चीजें लिखी है। ये आई कहां से थी, ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी के साथ मुलाकात कैसे हुई। कुछ लोग कहते हैं कि ये सब कुछ जो था वो तोते का खेल था, तोते की कहानी है। कुछ लोग कहते हैं कि जो राणा रतन सिंह का जो राज्यवैद और सबसे बड़ा पुजारी था, उसने जाकर के अलाउद्दीन खिलजी को बता दिया, जो पिक्चर में दिखाया गया है, ठीक है। शुरुआत में जब पद्मावती छोटी थी तो उनके पिताजी काफी केयरिंग थे उसको लेकर के, और केयरिंग क्या, वो ओवर केयरिंग हो गए थे। एक पेरेंटिंग का एक रूल होता है, यू शुड गिव लिबर्टी, ठीक है, वो उन्होंने नहीं दी थी, और शुरुआत में ही उन्होंने पद्मावती को बंद करके रखा था। बोले थे फूल सी बच्ची है मेरी, बचा के रखो दुनिया की नजरों से, तो होता था, ठीक है। बट उस समय, अब क्योंकि ये किसी से बात नहीं कर रही है, राजमहल में ही है, तो इसे तोता लाके दे दिया गया था बात करने के लिए। अब जैसे जैसे पद्मावती बढ़ी, तोता उससे बात करता था और बहुत सारी चीजें उसे पता चल गई। अब तोता थोड़ा सा, राजा को ऐसा लगा कि मैंने मिलने तो नहीं दिया, लेकिन तोता थोड़ा सा गड़बड़ कर रहा है, थोड़ा कैरेक्टर उसका ढीला हो रहा है ना। तो गोरा और बादल को आदेश दिया कि भाई इस तोते को जंगल में जाके मार दो। सही में, वाकई तोते को जंगल में जाके मार दो। ये लोग गए, 4 लोग गए और पिंजरे में पकड़ के उसको ले गए, और तोता वहां से, ठीक है, तोता उड़ गया। अब तोते को मारना है तो राजमहल में पिंजरे में ही मार दो, जंगल में ले जाने की क्या जरूरत है ना। अब तोता उड़ गया, और बाद में यही तोता जाकर के अलाउद्दीन खिलजी को कहता है। ये ऐसा कुछ राजस्थानी इतिहासकारों ने लिखा है, ठीक है। अलाउद्दीन खिलजी को पद्मावती के सौंदर्य के बारे में बताता है, तो अलाउद्दीन खिलजी को पता चलता है, और उस वजह से कई लोग कहते हैं कि इसने चित्तौड़गढ़ पर अटैक किया। दूसरी कहानी एक और चलती है कि भाई राज्यवैद था राणा रतन सिंह की, जब शादी हुई थी पद्मावती से, तो उसे पसंद नहीं आई थी पद्मावती, कुछ कारणों की वजह से। वो चीज सारी मूवी में दिखाई हुई है आपकी, ठीक है। काफी ज्यादा ज्ञान था उसे, ठीक है, अस्त्र शस्त्र का भी, ठीक है, प्लस नॉलेज एज अ पर्सन भी। तो उसे लगा, वो भयभीत हो गया, ठीक है, इनसिक्योरिटी हो गई कि भाई अगर ये रानी बनती है यहाँ की तो मुझे दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। तो उसके बाद देखो, कहा जाता है कि ऐसे when they were in the room, रात में देर रात तक, तो ये झांका करते थे वहां से, ठीक है, इनके जो राजवैद हुआ करते थे या जो सबसे बड़े पुजारी थे। तो ये चीज एक बार राणा रतन सिंह ने पकड़ ली और इनको निकाल दिया देश से। पद्मावती ने बोला कि इसको छोड़ो नहीं, इसे देश से निकाल दो। तो जब ये देश से निकाल दिए गए तो ये दुश्मन के पास चले गए। दुश्मन कौन था? अलाउद्दीन खिलजी। क्यों? क्योंकि इन्होंने कसम खाई थी कि मैं इस वंश को बर्बाद करके रखूंगा, क्योंकि तुमने एक ब्राह्मण का अपमान किया है। चाणक्य की कहानी याद आई? कुछ ऐसे ही था। कौन था वो? धनानंद। धन भी था, आनंद भी था। उससे उनकी बकझक हो गई थी, नोकझोंक हो गई थी।
और उन्होंने चुटिया खोल ली थी, बोली मैं बांधूंगा नहीं जब तक मैं तुम्हारा वंश पूरा खत्म ना करूं। तो वैसे ही कुछ चीज हुई थी, ठीक है। तो कुछ लोग कहते हैं इस वजह से हुआ था, लेकिन एक्चुअली में देखो, अप्लाइड हिस्ट्री में देखो तो ये जो एरिया है, यहां पे दिल्ली का जो जाने का रास्ता था वो वाया चित्तौड़ ही था। आप दिल्ली से इधर आओगे रणथंभौर, फिर उसके बाद चित्तौड़, उसके बाद मालवा जा सकते हो, गुजरात जा सकते हो। जो हाईवे था उसमें एक किला था चित्तौड़गढ़ का, जिस पर अलाउद्दीन खिलजी कब्जा करना चाहता था, क्योंकि वो रास्ता वो रोक रहा था। समझ रहे हो, हाईवे में एक चित्तौड़गढ़ का फोर्ट है जो रास्ता रोक रहा था। अगर इसको जीत लिया तो ये पूरा का पूरा एरिया आपके अधीन, प्लस ये पूरा का पूरा एरिया की जो सप्लाई है वो आसानी से दिल्ली उनकी मंडी में पहुंच सकती है। और देखा था हमने मंडी का सार्वजनिक वितरण प्रणाली और ये सब चीजें जो थी आपकी, ठीक है। तो कहा यह जाता है कि इसने चित्तौड़गढ़ पे अटैक सिर्फ इसलिए किया था क्योंकि इसको ये फोर्ट जीतना था, बिकॉज इट वाज इन द मिडिल ऑफ द ट्रेड रूट, और इसीलिए पद्मावती का बहाना बना करके ये राणा रतन सिंह से लड़ाई हुई है। अब किसी से भी लड़ाई करना बहुत आसान है, ठीक है। बहाना चाहिए था, मोटिव ट्रेड रूट, रीजन पद्मावती। अब लड़ाई करनी है किसी से, किसी को भी जाके थप्पड़ मार दो। क्यों मारा? शक्ल पसंद नहीं आ रही तुम्हारी, है ना। किसी के बाल खींच दो, नोच दो, क्या हुआ? अच्छा नहीं लग रहा है, कलर करवाओ इसको, लड़ाई हो जाएगी कि नहीं? तो भारत इंडिया में तो लड़ाई करना बड़ा आसान। इनको भी एक रीजन मिल गया कि चलो हम भी देख के आते हैं कौन है, ठीक है। और इन्होंने ये योजना बनाई कि भाई अब इस पे अटैक करना। इन्होंने पूरा वही 6-8 महीने तक चित्तौड़गढ़ को घेर के रखा, आने जाने के सारे रास्ते बंद कर दिए, बोले पद्मावती से मिलेंगे, ठीक है। कई बार ये गए भी राजा रावल रतन सिंह के पास, वहां पे उनसे मुलाकात भी की। एक बार उन्होंने प्रस्ताव खुलेआम रख दिया कि भाई मुझे आपकी रानी से मिलना है, और इस अगर मिलवा देते तो मैं वापस चला जाऊंगा। काफी समस्या हुई। रानी पद्मावती ने कहा कि अगर इस वजह से मेरी प्रजा बच जाती है, लड़ाई नहीं होती है, तो आई थिंक इट इज गुड कि आप ठीक है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं आ जाऊंगी उसके साथ। राणा रतन सिंह लेकिन ठहरे राजपूत, कैसे ये चीज मान ले, ठीक है। कई बातें हुई, फिर उन्होंने आखिरी में स्वीकार कर लिया था इसको कि भाई ठीक है चलो कोई बात नहीं, जैसा पद्मावती कहती है वैसे ही होगा। अब प्रॉब्लम क्या हुई? अलाउद्दीन खिलजी को बुलाया गया। वो रूम आज भी है जहां पे वो उसने देखा था चित्तौड़गढ़ का किला, अगर आप देखेंगे तो वहां पे वो रूम आज भी है। एक ये रूम था जहां पे ये बड़ी सी खिड़की थी, ये ऊंची ऊंची खिड़कियां हुआ करती थी। इस रूम में इस तरफ एक शीशा लगा था जो 45 डिग्री के कोण पे झुका हुआ था, 45 डिग्री, समझ रहे हो, ऐसे, ठीक। यहां पर एक बावली थी, नहाने का स्थान, बावली। पद्मावती सुरंग के रास्ते यहां आई, ठीक है। बावली के पास यहां पानी वानी है, ये सीढ़ियों पे खड़ी हो गई, ठीक। यहां अलाउद्दीन खिलजी आ गए, बढ़िया सेल्फी वेल्फी ले रहे हैं, आज तो मुलाकात होगी, है ना। तो हुआ क्या, अलाउद्दीन खिलजी में इनकी परछाई शीशे में देखी। ये प्लानिंग थी राणा रतन सिंह की कि सामने नहीं दिखाएंगे, शीशे में दिखाएंगे। अब ये चीज उसको पता नहीं थी, क्या ये बोलेगी भाई आएगी मुलाकात होगी, बोला उधर देखो। जैसे ही देखा इन्होंने तो एक झलक परछाई दिखी इनकी खाली शीशे में, और फिर पद्मावती चली गई। राणा रतन सिंह ने बोला हो गया, वो रोने लगी, नहीं ये तो चीटिंग है, हम सोचे कि मिलेगी, व्हाट्सएप नंबर लेंगे, नंबर बात करेंगे, एफबी पे ऐड करेंगे, फ्रेंड बनाएंगे। वो नाराज हो गया, अच्छा ये बात, तुमने छल किया है, हम भी करेंगे। ही वेंट आउट। बाद में रतन सिंह को इनवाइट किया कि आइए, मैं आपके आया था खाने पे, अब आप मेरे आइए। जैसे ही वो आए, उनको अलाउद्दीन खिलजी ने कैप्चर कर लिया और दिल्ली लेके चला गया, ठीक है। और दिल्ली में जब ये गए तो यहां पर चित्तौड़गढ़ में हाहाकार मच गया कि भाई राजपूताना ट्रेडिशन होता है कि भाई जो भी आता है, चाहे आपका दुश्मन हो, आप उसके ऊपर तलवार नहीं रखेंगे। जब उसने प्रपोजल रखा था पद्मावती से मिलने का, तब उसकी गर्दन उड़ा दी जा सकती है,
लेकिन ऐसा नहीं किया गया, क्योंकि अतिथि देवो भव होता है कि नहीं, अतिथि जो है वो ईश्वर के समान है। तो जब ये दिल्ली चले गए तो यहां हड़कंप मचा। इनके सेनापति गोरा और बादल बोले कि हम कुछ करते हैं। पद्मावती ने बोला नहीं, मैं कुछ सोचती हूं, मैं प्लान करती हूँ चीजें। तो बहुत लंबी कहानी है उसके बीच में, ये लोग क्या करते हैं और किस तरह से। बाद में एंड में ये डिसाइड होता है कि भाई एक संदेश आया अलाउद्दीन खिलजी का कि 14 दिन में अगर पद्मावती दिल्ली नहीं आई तो रावल रतन सिंह को हम मार देंगे। तो पद्मावती ने कहा ठीक है भाई, हम चलते हैं। इन्होंने क्या किया, 700 डोलियां सजाई। डोली समझ रहे हो ना, जो शादियां में उठती है, 2 लोग इधर 2 लोग इधर। अलाउद्दीन को यह संदेश पहुंचाया कि भाई ठीक है, पद्मावती आने को तैयार है, लेकिन उनकी यह शर्त है कि वो अपनी 700 दासियों के साथ आएंगे। अलाउद्दीन को मजा आ गया, भाई दासियों के साथ आ रही पद्मिनी, बिल्कुल बिल्कुल बुलाओ। हुआ क्या था, 4 तो ये लोग थे ही जो कि सैनिक थे, अंदर कोई दासी नहीं बैठी थी, वो भी सैनिक ही था। और इस तरह के ये 5 लोग हो गए, इस तरह की 700 डोलियां सजी और वो ये लोग गए। नेतृत्व कौन कर रहा था, सेनापति गोरा और बादल। वहां पर जब ये आए सामने तो सबका घूंघट पड़ा था। बोला भाई दासी आ गई है, अब जरा सुल्तान को रिहा किया जाए, रतन सिंह को रिहा किया जाए। जब उनको रिहा किया गया तो मेहरुनिसा ने भी उसका काफी साथ दिया था, वो निकल गए। और उसके बाद जब अलाउद्दीन खिलजी को पता चला तो सारे सैनिकों ने तलवार निकाल ली। सुबह सुबह की बात थी, ये नमाज पढ़ने का टाइम था, इसलिए सारे सैनिक इसके नमाज पढ़ रहे थे। जैसे ही अलाउद्दीन को पता चला, उसने चिल्लाया, आवाज लगाई सबको, पता चला कि भाई ये हो गया, राणा रतन सिंह निकल लिए। ठीक है, फिर वो जैसे ही लोग आगे बढ़े तो देखा डोलियां खड़ी है। फिर जहां आदेश हुआ कि भाई अब तो राजपूती शान है, रावल रतन सिंह निकल चुके हैं, आप यहां पर इन सैनिकों को रोकिए, सबने अपनी तलवारें खींची। नेतृत्व कौन कर रहा है, गोरा और उसका भतीजा बादल, 14 वर्ष का ही था उसका भतीजा। ठीक है, इन दोनों के बीच में युद्ध हुआ और इसी चीज का ही प्रसंग पंडित नरेंद्र मिश्र देते हैं अपनी कविता में, शूरवीरता राजपूत की जो थी। और ये चीज थी भी, कहा भी जाता है कि गोरा को छल पूर्वक मारा गया था, उसके पैर पे पीछे से वार किया, सामने से नहीं, द्वार पे खड़ा था ना दरवाजे पे, पीछे से वार किया। ठीक है, उसकी वजह से वो झुका, उसकी गर्दन उड़ा दी, गोरा को छल पूर्वक मारा। लेकिन गर्दन उड़ने के बावजूद वो लड़ाई कर रहा था और उसने दिल्ली सल्तनत के सेनापति को मार दिया। एंड दिस इज अ ग्रेट स्टोरी ऑफ वैलर, प्राइड एंड ऑनर की जो बात होती है, सच है ये, दिस इज ट्रू, कई जगह ये चीज लिखी हुई है। ठीक है, तो राजपूताना शान को बचाने के लिए, राजा बचे रहे, पद्मावती पर आंच ना आए, इसलिए कई लोगों ने अपनी जान कुर्बान कर दी। इस तरह की भी कई सारी चीजें आपको जानने को मिलेगी और मूवीज में ये सारी चीजें हैं। फिर हुआ क्या, जब ये मारे गए, ठीक है, तो इन्होंने बोला बस अब खत्म, मेरा धैर्य समाप्त। अलाउद्दीन खिलजी गया चित्तौड़गढ़ के किले पे, फिर से उसने डेरा लगाया, बोला 1 दिन का समय देता हूं, उसको लेके आओ, अदरवाइज आई विल अटैक। जब वो नहीं आई तो ये अटैक किए और अटैक में जब इनको पता चला कि भाई लड़ाई हुई इनकी भी, रावल रतन सिंह तो खाली हो गए थे, वापस आ गए थे, अलाउद्दीन ने इनको भी पीछे से मार दिया। होता ना, 1-on-1 लड़ाई हुई थी कि भाई मेरी सेनाएं क्यों लड़ाई करें, हम लोग सामना करते। वो पीछे मुड़े, जैसे ही पीछे से अलाउद्दीन खिलजी ने उन्हें खंजर भोग दिया। ठीक है, तो जब ये मरे तो वहां आदेश हुआ, सारी की सारी जितनी भी नारियां थी, सैनिकों की पत्नी पद्मावती, सबने जौहर कर लिया। और अलाउद्दीन खिलजी को क्या मिला, कुछ नहीं, सिर्फ चित्तौड़ का ट्रेड। ठीक है, अगर वो तोता नहीं होता तो कहानी शायद कुछ अलग होती। अगर वो महामंत्री या पुजारी नहीं होता, दूसरे इतिहासकार जो लिखे, तो शायद कहानी कुछ और होती। लेकिन मूवी में दिखाया ये क्या है, अब लोग पिक्चर जब देख रहे हैं तो बोले रणवीर सिंह ने बहुत अच्छी एक्टिंग की, अलाउद्दीन खिलजी को बहुत बड़ा मान रहे, नो डाउट था। उस पिक्चर का प्रसंग ये है, मतलब ये है
कि भाई आप राजपूत की शूरवीरता को देखो ना। शाहिद कपूर ने अच्छी एक्टिंग नहीं की, कोई बात नहीं, बट उस मूवी का थीम ये है आप राजपूतों को देखो। बट आज कॉमन पीपल अलाउद्दीन खिलजी, हर कोई खली बली कर रहा है। बहुत अच्छी एक्टिंग की है भाई, तो ऐसे ही बनना चाहिए, ये होता है राजा। लोग गलत निष्कर्ष निकाल के चले गए। थीम वॉज राजपूत प्राइड एंड ट्रेडिशन। वो दिखाया भी नहीं गया, मुझे ऐसा लगा कि बहुत अच्छे से और दिखा सकते थे और एक्सप्लेन कर सकते थे, बट इन दोनों के बीच की जो लव स्टोरी थी रावल रतन सिंह और उनकी वाइफ पद्मिनी, उसके ऊपर ज्यादा एम्फसाइज कर दिया। एक्चुअल में जो गोरा बादल की कहानी है उसके बारे में बताया होता, या मलिक मोहम्मद जैसी ने जो पूरा लिखा है, ये उन्हीं की किताब थी 50-40 में जो मैंने आपको एग्जांपल दिया, उनके बारे में अगर बताया होता तो शायद ये चीज और अच्छे से करी जा सकती थी। और इसीलिए मैं कहता हूं कि थाईलैंड, एम्स्टर्डम, बैंकॉक, ये सब जगह, न्यूयॉर्क, लास वेगास मत जाओ। बहुत सारी ट्रेडिशंस हैं इंडिया में जहां पे आप जा करके सीख सकते हो बहुत कुछ। गो टू राजस्थान, चावड़ जाओ, जहां पे महाराणा प्रताप ने अपना दम तोड़ा था, वहां जाओ। रणथंबोर जाओ, चित्तौड़गढ़ जाओ किलों में, ठीक है। आप कुंभलगढ़ का नाम सुना होगा, जहां महाराणा ने अपना बचपन बिताया है, वहां जाइए, वहां की संस्कृति देखिए। भारत में बहुत कुछ है ना, वो सब देखिए। आगे बढ़ते हैं इसमें। तो इस तरह से चित्तौड़ पे इसने ऑक्यूपाई इसको कर लिया, ठीक है। अटैक का रीजन ओरिजिनली मोटिव ट्रेड रूट, बहाना पद्मावत। ये चीज समझ में आई आपको? इसके बारे में थोड़ा सा लिख लीजिए। खुम्स का नियम समझ में आया? खुम्स के नियम के अनुसार, खुम्स के नियम के अनुसार, अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ खुम्स इन इस्लाम, खुम्स के नियम के